हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो मैं महक खान आज आपको जो पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी अबुल फजल की राजशाही की अवधारणा यूनिट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का मतलब है कि हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें कवर कर लिया है। तो ये बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का यूनिट है। जो आपका पेपर का नेम रहेगा वो एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी यानी कि इस यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सभी बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं, जैसे कि अबुल फजल कौन थे, ठीक है, अकबर के दरबार में अबुल फजल की क्या हैसियत थी, ठीक है। उसके अलावा सुलह कुल के बारे में हमने बेसिक चीज़ें वहाँ कवर करी। अकबर ने किस तरीके की नीतियाँ अपनाई वो हमने कवर करी। उसके अलावा जो अबुल फजल थे वो अकबर के प्रति किस तरीके का व्यवहार रखते थे हमने वो चीज़ें कवर कर ली। तो ये सारी हमने बेसिक चीज़ ऑलरेडी कवर कर ली है। यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो राज्य नीति के माध्यम से सुलह कुल का कार्यान्वयन पढ़ेंगे, ठीक है। कार्यान्वयन का क्या मतलब होता है, मतलब कोई नीति प्रस्ताव या कोई भी ऐसा नियम हो जिसको स्वीकार करके उसको अमल में लाया गया हो, यानी कि किसी कार्य या नीति को अमल में लाने को कार्यान्वयन कहते हैं। तो यहाँ पे सुलह कुल का कार्यान्वयन का क्या मतलब है कि सुलह कुल को किस तरीके से अमल में लाया गया था राज्य नीति के माध्यम से। तो सुलह कुल अकबर द्वारा अपनाई गई एक नीति थी जिसमें इन्होंने क्या किया था, मैं बेसिक बता देती हूँ आपको। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑलरेडी। सुलह कुल में क्या हुआ था, सुलह कुल में अकबर ने जो हिंदू समाज था, ठीक है, उसके अलावा जो मुसलमान समाज था, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराई थी, ठीक है। यानी इन दोनों को ये बोला था कि आप लोग एक जैसे रहो, मिलजुल कर रहो। ये नीति इसमें अपनाई गई थी, सभी को बराबर के अधिकार देना, सभी को बराबर रखना, किसी के साथ जाति धर्म लिंग आधार किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई हैं, ये वाली नीति यहाँ पे अपनाई गई थी। सुलह कुल का मतलब यही होता है। तो यह विचार मुगल सम्राटों द्वारा राज्य नीति के माध्यम से लागू किया गया था। मुगल अभिजात वर्ग में ईरानी, तुर्की, अफगानी, राजपूत, दक्कन आदि के सभी अमीर शामिल थे। यानी कि जो मुगल अभिजात वर्ग था उसके अंदर कौन कौन शामिल था, ये लोगों को शामिल किया जाता था। अबुल फजल का पदानुक्रम में दृढ़ विश्वास था, यानी कि जो उन जाति व्यवस्था होती है ना पदानुक्रम की, ब्राह्मण फिर क्षत्रिय फिर वैश्य उसके बाद शूद्र, उसी तरीके के अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग और जो निचला वर्ग जो आता था उसमें भी जो अबुल फजल थे इतने ज़्यादा मॉडर्न थिंकर होने के बावजूद भी उनका इसमें विश्वास था, लेकिन वह राज्यों के लिए प्रतिभा की आवश्यकता के बारे में चिंतित थे। हालांकि अबुल फजल को पदानुक्रम में विश्वास था, बट उसके बाद भी वो ये चाहते थे कि राज्य में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनका आवाहन हो, यानी कि वो लोग आएँ और राज्य चलाने में मदद करें। वो ये उस टाइम पे ये नहीं सोचते उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन सी जाति से हैं, कौन से धर्म से हैं, स्त्री है या पुरुष है या वो हिंदू है मुस्लिम है, सब कुछ नहीं सोचते थे। वो सिर्फ ये सोचते थे कि हाँ ये पर्सन इंटेलिजेंट है, ये राज्य को चला सकता है, उसके अंदर इतनी प्रतिभा है, तो उसको स्वीकार किया जाता था, उसका वेलकम किया जाता था, ठीक है। उन्होंने कभी प्रतिभाशाली व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह नहीं की। इन सभी पदों और पुरस्कारों को प्रदान करते समय उनकी जातीय धर्म को नहीं बल्कि सम्राट के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। यानी कि उनको जो पद और पुरस्कार दिए जाते थे तो उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि उनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है यानी कि जो सोशल बैकग्राउंड है वो किस तरीके का है, वो ये चीज़ नहीं सोचते थे। वो सिर्फ इतना देख के उनको पद और पुरस्कार देते थे कि उनकी जो सेवा और निष्ठा की भावना है वो राज्य और सम्राट के प्रति किस तरीके की, अगर अच्छी है तो वो इस चीज़ के लायक है। उसके बाद में क्या करते हैं, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर की समाप्ति कर दी जाती है अकबर के द्वारा, ठीक है। तीर्थ यात्रा आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते वो एक धार्मिक यात्रा होती है हिंदुइज्म में, ठीक है। और जजिया कर होता है, ये भी कर लगाया गया था, अकबर से पहले ही लगा हुआ था, अकबर ने इसकी समाप्ति करी है। इसमें क्या होता था, जो मुसलमान होते थे उनको ये कर नहीं देना होता था, जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उनको उन पे ये कर लगाया जाता था मुस्लिम ना होने के कारण। तो जब अकबर का शासन आया तो अकबर ने इन दोनों करों की समाप्ति करी। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही धर्मों में समानता पैदा करना चाहता था, इसलिए उसने ये दोनों करों की समाप्ति कर दी।
उसके अलावा उसके शासन धार्मिक पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं है। ठीक है, इसको साबित कर, इस दोनों कर को हटा के उसने क्या साबित कर दिया कि अकबर ने ये साबित कर दिया कि उसका जो शासन है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, किसी भी धर्म को निचला नहीं समझता, यानी धर्म निरपेक्ष है ये। तो राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलाहे कुल होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है हिंदी की वजह से, के नियमों का पालन करने को भी आदेश दिया गया। यानी कि यही नहीं कि राजा ही सिर्फ बोल रहा है, ठीक है, वो अपने प्रशासन को भी ये कड़े नियम बना के देता था कि सुलह कुल का वहाँ पे यूज़ होना चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई भी धार्मिक हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। तो मुगल सम्राट पूजा स्थल के रखरखाव और निर्माण के लिए भी अनुदान प्रदान करते थे। अब देखा जाए तो जो मुगल थे वो तो मोमनन थे, तो ऐसे तो उनको किसी भी धार्मिक स्थल के रखरखाव के लिए, उनकी बनावट के लिए, ठीक है, किसी भी तरीके के दान दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, बट ये लोग क्या करते, देते थे। क्यों? क्योंकि सुलह कुल की नीति अपनाई थी इन्होंने। उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है, एक सामाजिक अनुबंध के रूप में संप्रभुता। ठीक है, तो अनुबंध का क्या मतलब होता है? अनुबंध का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अनुबंध 2 मिनट के लिए आप अनुबंध वर्ड हटा दीजिए, एक सामाजिक जुड़े हुए के रूप में संप्रभुता, यानी एक समाज से जुड़े हुए के रूप में संप्रभुता। ठीक है, अगर मैं अनुबंध का हिंदी जो नॉर्मल वर्ड है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो लगाती हूँ, तो इसका मतलब बनता है एक सामाजिक रूप से जुड़े हुए में संप्रभुता। संप्रभुता का क्या मतलब हो जाता है? जैसे कि सपोज मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ। हमारा भारत है, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा भारत, ठीक है, यहाँ पे हो गई हमारी इंडिया ना। उसके बाद अब यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का शासन होता है, जैसे कि संघीय शासन है, आप लोग जानते हैं, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप लोग ये जानते होंगे। ठीक है, तो राज्य सरकार के ऊपर कौन कार्य करता है? केंद्रीय सरकार। अब जो भारत के ऊपर केंद्रीय सरकार हमारी शासन कर रही है, तो इसमें क्या होना चाहिए ना, अपने जो आंतरिक फैसले हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे जो फैसले हो गए, वो केंद्र सरकार अपने थ्रू लेगी। उसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति ऐसी हो जो इंडिया को कोई भी फैसले लेने से रोके या उनके फैसलों में दखल अंदाजी करे। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास संप्रभुता का अधिकार नहीं है। बट अभी हम देखें तो हमारी जो कंट्री है वो पूर्ण रूप से संप्रभुता है हमारे पास। हमारे जो इंटरनेशनल फैसले हैं, हमारे जो नेशनल फैसले हैं, वो हम लोग खुद लेते हैं। ठीक है, तो यही होती है संप्रभुता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं, अभी गूगल हमारा जिंदाबाद है। तो उसके बाद अगर मैंने इसके दोनों की वजह से आपको बता दी, क्योंकि थोड़े से मुश्किल वर्ड्स लगते हैं, नहीं समझ में आते एक बार में, थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो एक समाज से जुड़े होने के रूप में संप्रभुता, अनुबंध का मतलब होता है जुड़े हुए। ठीक है, तो राजनीतिक क्षेत्र में अबुल फजल की तुलना दिल्ली सल्तनत के ज़ियाउद्दीन बरनी से की जाती है। ये बरनी जो साम्राज्य था उसका राजा था। ये कहा जाता है कि अबुल फजल और जो ज़ियाउद्दीन बरनी, इन दोनों की थिंकिंग सेम थी। वह दोनों सामाजिक स्थिरता से चिंतित थे, यानी कि दोनों चाहते थे कि समाज जो है वो अच्छे से चले, कोई भी मतलब किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार ना किया जाए। हालांकि इस अवधारणा को संभालने का अबुल फजल का तरीका अलग था, यानी कि दोनों की थिंकिंग सेम थी, दोनों का मोटिव सेम था, बट जो अबुल फजल का जो तरीका था वो बरनी से अलग था। इसका आईने अकबरी शरण की वजह, अच्छा सामाजिक संप्रभुता, अच्छा देखिए यहाँ पे ना शरण नहीं होगा, यहाँ पे होगा शरीयत। ठीक है, अब जो लोग शरीयत नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ। जो शरीयत वर्ड का मीनिंग होता है वो होता है इस्लामिक कानून। ठीक है, तो क्योंकि अकबर एक इस्लामिक शासक था, तो उसने क्या करा, उसके जो भी काम थे, उसके जो भी निर्णय थे, वो शरीयत के आधार पे वो नहीं लेता था, वो सामाजिक अनुबंधनों के आधार पे लेता था। इसको मैं एक बार अच्छे से पढ़ देती हूँ। इसका आईने अकबरी शरीयत की जगह होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी ना हिंदी की वजह से टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि आईने अकबरी शरीयत की जगह सामाजिक अनुबंधनों के आधार पर संप्रभुता का सिद्धांत बनाता है। सबसे पहले तो संप्रभुता मैंने आपको समझा दी है, जिसमें हमारे पास सारी शक्तियाँ लेने के, सारे निर्णय लेने के अधिकार हमारे पास खुद के पास होते हैं। हमारे ऊपर से कोई एक ऐसा प्रेशर नहीं बनाता है कोई कि तुम्हें यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो होती है संप्रभुता। ठीक है, फिर उसके अलावा अनुबंध मैंने बता दिया जुड़ा हुआ, तो इसको मैं एक बार नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ देती हूँ, मतलब
अनुबंध की जगह मैं नॉर्मल वर्ड यूज़ करूँगी। आप उनका आईने अकबरी शरीयत की जगह सामाजिक तौर पे जुड़े हुए के आधार पर संप्रभुता का सिद्धांत बनाता है। यानी कि ये बोलते हैं कि जो अब आईने अकबरी है वो ये बोलता है कि जो संप्रभुता का सिद्धांत बनाया, यानी कि खुद फैसले लेने का जो सिद्धांत बनाया, वो अकबर ने किसी भी शरीयत के हिसाब से नहीं बनाया, शरीयत यानी इस्लामिक कानून के हिसाब से नहीं बनाया, उसने इसलिए बनाया ताकि वो सामाजिक जो समाज है उससे जुड़ा रहे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत डिटेल में और बहुत आराम से मैंने आपको चीज़ समझाई है। उसके बाद आता है उन्होंने उस समाज का चित्र खींचा जो पहले वास्तव में था और संप्रभुता के उद्भव की व्याख्या की। ठीक है, अब आप इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहेंगे कि ऐसे उन्होंने कौन से समाज की तस्वीर खींची जो वास्तव में था। तो मैं आपको बताती हूँ, जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी होगी और समानता और स्वतंत्रता वाला यूनिट पढ़ा होगा, समानता वाला पढ़ा होगा, उसको पता होगा एक ऐसे समाज की कल्पना की जाती है, और ऐसा वास्तव में भी था। जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है, जब ज़्यादा जनसंख्या नहीं थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम पे, जब डायनासोर थे पृथ्वी पे, थोड़े से ही लोग थे, तो बहुत बहुत दूरी पे रहते थे, किसी को किसी से मतलब ही नहीं होता था, क्योंकि वो उस टाइम पे इतने सभ्य ही नहीं थे। उन्हें पता हो कि किसी के साथ रिश्ता भी बनता है, रिश्ता इन द सेंस कि किसी के साथ अच्छे मतलब भाईचारे वाला रिश्ता, कोई हमारा कुछ लगता है भी, वहाँ पे तो सिर्फ ये था ना कि खाओ पकाओ सो, वो वाला काम था। तो तब क्या था, अराजकता वाली चीज़ थी, किसी का किसी के ऊपर राज नहीं था, कोई भी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था कि हमें किस तरीके से रहना है, क्या करना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। सब अपनी मतलब मौज में थे कि उनको इतना नॉलेज ही नहीं था कि हमें किस तरीके से क्या करना है। उस वाले समाज के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, जो पहले वास्तव में था और संप्रभुता के उद्भव की व्याख्या करता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था ना कि कोई किसी के ऊपर राज करेगा, कोई किसी के फैसलों में दखलंदाजी करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए संप्रभुत था, यानी कि वो अपने फैसले स्वयं ले सकता था। तो वहीं से ये संप्रभुता वाली जो यहाँ पे बात ली गई है, वो यहाँ से ही ली गई है। तो उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत शासन के उद्भव के समझ में अराजकता और विद्रोही होगा और यह हानिकारक होगा। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि एक मजबूत शासन अगर नहीं होगा किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में, तो वहाँ पे अराजकता वाली फीलिंग आ जाएगी और वहाँ पे विद्रोह होगा और यह हानिकारक होगा एक राज्य के लिए। अब अराजकता का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। अराजकता का मतलब हो जाता है कि किसी की आज्ञा ना मानना, किसी भी एक मजबूत शासन का वहाँ नहीं होना, यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है जिसकी बात लोग माने, जिसके कहने पे लोग चलें। ठीक है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम पे पीएम जो हैं, सीएम जो हैं, उनकी बात मानी जाती है। ठीक है, और इससे पहले जब ये था राजतंत्र था, तो राजाओं की बात मानी जाती थी। बट जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, पहले वास्तव में था, इस वाले टाइम में कोई था ही नहीं ऐसा, सब अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे, तो वहाँ पे अराजकता की कमी थी। यह एक प्री स्टेट समाज की यह है प्री स्टेट समाज की एक तस्वीर का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्री स्टेट समाज किसको कहा गया है? प्री स्टेट समाज उसी अवस्था को कहा गया जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे कोई किसी से मतलब नहीं रखता था, जस्ट पृथ्वी का जन्म हुआ ही था, मतलब मनुष्य का जन्म हुआ ही था, डायनासोर वाला जो ज़माना था उसकी बात हो रही है यहाँ पे, प्री स्टेट समाज। ठीक है, ये किसने बताया था? थॉमस हॉब्स द्वारा दी गई थी ये प्री स्टेट की जो नकारात्मक तस्वीर थी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है प्री स्टेट समाज का कि ऐसा भी कोई समाज एक्सिस्ट करता था जिसके अंदर अराजकता थी, लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं था, ठीक है, बहुत कम जनसंख्या थी, ये सब किसके द्वारा बोला गया है? थॉमस हॉब्स के द्वारा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा और कोई ज़्यादा जानना चाहता है तो थॉमस हॉब्स की थ्योरी जो है वो किसी भी यूट्यूब चैनल आपको ईजिली प्रोवाइड कराते हैं। तो अबुल फजल ने राजनीतिक सत्ता की आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का प्रचार किया। तो इसमें क्या करते हैं अबुल फजल एक राजनीतिक सत्ता की आवश्यकता, यानी कि जो राजा है, ठीक है, प्रशासन है, इसकी जो ज़रूरत है वो क्यों है समाज को, इस बात को उचित ठहराने के लिए सामाजिक
अनुबंध के सिद्धांत का प्रचार करता है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राजा और प्रजा के बीच में एक सामाजिक अनुबंध है, यानी मतलब प्रजा और जो राजा है उसको जोड़ता है, ठीक है, सामाजिक तौर से संप्रभुता का नियम। इसका बेसिकली कहना यही है। उसके बाद आ जाता है सम्राट अपनी प्रजा की 4 संस्थाओं यानी कि जीवन के बारे में 4 संस्थाओं का मतलब होता है कि 4 ऐसी चीज़ों की, ठीक है, आप यही नॉर्मल लैंग्वेज में मान लीजिए, सम्राट अपनी प्रजा की 4 चीज़ों की यानी कि जीवन की, संपत्ति की, सम्मान की और धर्म की रक्षा करता है और इसके बदले में प्रजा से आज्ञाकारिता और संसाधनों में हिस्सा लेता है। ठीक है, ये बात आप समझ ही गए होंगे, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद है केवल न्यायप्रिय शासक ही शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन के साथ इन अनुबंधनों का सम्मान करने में सक्षम होता है, यानी कि केवल वही जो न्यायिक शासक होगा, जो न्याय पे विश्वास करता होगा, बेईमान नहीं होगा, वो ईमानदार होगा, वही सिर्फ ये जो 4 मैंने आपको बताए, 4 जो मुख्य चीज़ें होती है एक इंसान की, उनकी रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो अन्यायपूर्ण शासक होगा वो नहीं कर सकता। अकबर का मानना था कि एक राजा अपनी प्रजा का सबसे बड़ा शुभचिंतक और रक्षक होता है। शुभचिंतक आप जानते ही होंगे, रक्षक भी आप जानते होंगे। शुभचिंतक होता है जो भला चाहे, ठीक है, और रक्षक होता है जो हमें रक्षा करे। राजा को लोकप्रिय, निष्पक्ष और उदार माना जाता है। ठीक है, लोकप्रिय जिसको सब पसंद करते हो, निष्पक्ष जो किसी के पक्ष में ना बोलता हो, जो सच है उसको सच्चाई मतलब बिना डरे सच्चाई से बोलता हो, उदार यानी जो सही सोच रखता हो, रूढ़िवादी सोच ना रखता हो वो, और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह संभालना चाहिए और हर पल अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है, अकबर के उत्तराधिकारियों ने भी जनहित के इसी सिद्धांत को अपने राजशाही विचार का प्रमुख आधार बनाया, यानी कि अकबर की जो संतानें थी, सबसे पहले तो अकबर की संतानें, उन्हीं का नाम आता है जहांगीर का यानी कि सलीम का, ठीक है, जिन्होंने अकबर के बाद शासन किया। उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी संतानें होती हैं राजाओं की, क्योंकि उनकी बीवियां भी 4-4, 5-5 होती हैं। तो उन सभी ने ये जनहित का सिद्धांत को फॉलो किया अपने राजशाही में। ठीक है, यानी कि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है, जनता की भलाई करनी चाहिए, जनता के साथ भी बेईमानी नहीं करना चाहिए। अबुल फजल के अनुसार संप्रभुता प्रकृति में थी, एक दिव्य प्रकाश और उन कथनों के साथ वह राजा को भगवान की छाया के रूप में संदर्भित करने से पारंपरिक संबंध को आप प्राप्त करते हुए खारिज करते हैं। अपर्याप्त होगा ये, ठीक है, अपर्याप्त करता है। ठीक है, देन आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अबुल फजल की आलोचना। ये भी क्या हो जाता है बार बार। अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि इतने अच्छे विचार होने के बाद भी, लोगों की भलाई के बारे में सोचने के बाद भी अबुल फजल की आलोचना आखिर की क्यों जाती है। तो अबुल फजल को ये कहा जाता है कि सच्चा मुसलमान ना होने और काफिर होने के कारण अबुल फजल की आलोचना की जाती है। सच्चा मुसलमान आप लोग समझ गए होंगे कि ना होने के कारण, ठीक है, और काफिर क्या होता है, काफिर वो लोग होते हैं जो धर्म को नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, ठीक है, उनका कोई एक पक्का धर्म नहीं होता, उनको काफिर कहा जाता है, उर्दू वर्ड है ये। वह सभी धर्म पर इस्लाम को श्रेष्ठ में विश्वास नहीं रखता था, यानी कि अबुल फजल ने कहीं पे भी नहीं कहा ना कि इस्लाम सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है, उसने ये बोला सभी धर्म बराबर हैं, तो इसलिए भी आलोचना की जाती है। जबकि बर्नी और अन्य विचारकों ने उसे सर्वोच्च मानते हैं। ठीक है, जबकि बर्नी और जो अन्य विचारक थे वो लोग मानते हैं इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है। यही कारण है कि कई लोग अबुल फजल को विद्रोही, काफिर, हिंदू आदि कहते हैं। ठीक है, वह परंपरा के प्रति बहुत अधिक निंदक थे और उनके प्रति शत्रुता रखने वाले रिकॉर्ड करते थे कि उन्होंने गाजिल द्वारा वैज्ञानिकों की आलोचना को इस संक्षिप्त टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था कि गाजिल ने बकवास बोला था। ठीक है, तो गाजिल कौन थे? गाजिल एक शासक ही थे। ठीक है, उन्होंने
उन्होंने गाज़ेल द्वारा वैज्ञानिकों की आलोचना को, यानी कि गाज़ेल ने वैज्ञानिकों की आलोचना करी थी किसी एक टिप्पणी के अंतर्गत, तो उसमें जो अबुल फजल के जब विचार रखे गए तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोल के बात को खारिज कर दिया कि गाज़ेल ने बकवास बोला है। इसके विश्वास व्यापी दर्शन और दीने इलाही योगा, यहाँ पे ये भी अकबर द्वारा चलाई गई एक प्रथा थी, भारत में आंशिक सफलता मिली। ठीक है, तो जिस तरीके से अकबर ने सोचा, जिस तरीके से अबुल फजल ने सोचा था कि इनके जो चलाए गए दीन इलाही है, सुलह कुल है, इन सभी नीतियों को बहुत अधिक प्रशंसा मिलेगी, सफलता मिलेगी, बट उनके जो थिंकिंग थी उससे थोड़ी सी कम उनको मिलती है, पूरे तरीके से नहीं मिलती है, आंशिक सफलता उनको मिलती है इन सिद्धांतों के अंतर्गत। सुलह कुल और दीने इलाही जैसी नीतियों के उनके शासन और प्रशासन को मजबूत किया, लेकिन यह नए प्रयोग उतने सफल नहीं रहे जितना अकबर की उम्मीद थी। उनके सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत और संप्रभुता का दिव्य उत्पत्ति में असंगत थी। ठीक है, यानी कि जो बोला गया था कि सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत था, यानी कि जनता और जो राजा है उसके बीच में एक रिश्ता बना रहेगा, और संप्रभुता का दिव्य उत्पत्ति कि जो सारे फैसले हैं वो सभी के सब राजा की होंगे, और ये कि दैवीय उत्पत्ति है, यानी कि वो ईश्वर का हुक्म है। ठीक है, इनके बीच में कोई तालमेल ठीक से बैठ नहीं रहा था, क्योंकि दोनों सिद्धांत एक दूसरे के साथ तार्किक रूप से संगत नहीं थे। किसी भी तार्किक रूप क्या होता है, यानी कि कोई एक फैक्ट के तौर पर ये चीज़ें मैच नहीं हो रही थी आपस में। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दोनों को मिलाने का प्रयास किया था, हालांकि कुछ तार्किक विसंगतियां बनी रहीं। इसका मतलब ये है कि जो अबुल फजल है उन्होंने दोनों चीज़ों को, यानी कि सामाजिक अनुबंध को और संप्रभुता की दैवीय उत्पत्ति को मिलाने की कोशिश करी थी कि लोग समझें, मेरी बात को सही माने, बट इसमें इतनी कोशिश के बाद भी कुछ जो था तालमेल नहीं बैठा था। तो यहाँ पे हमने जो अपना ये यूनिट है अबुल फजल की राजशाही की अवधारणा, ये भी सक्सेसफुली ख़त्म कर लिया है, यानी कि हमने ये भी कंप्लीट कर लिया अपना यूनिट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो सेम सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मीन्स सेम जो सिलेबस है उनका, तो आप प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी पार्ट लगता है कि इसमें मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, अपनी वीडियो बनाते हो मुझे इस चीज़ को सुधारना चाहिए, तो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये हक बनता है, आप मुझे ये चीज़ बताएं कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। ठीक है, उसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।